श्यामपुर नाम के गांव में गीता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम रेखा, उससे छोटी का नाम सुनीता और सबसे छोटी का नाम अनीता था। सुनीता और अनीता स्कूल पढ़ने जाती थी, जबकि रेखा घर का कामकाज भी करती थी और अपने परिवार का पेट भी पाल रही थी। माँ, मैंने तुम्हारी दवाइयाँ रख दी है और साथ ही पानी का गिलास भी। जब भी तुम्हें दर्द हो तुम पानी के साथ ये दवा ले लेना। मैं अभी तंदूर गरम करने के लिए जा रही हूँ। इस वक्त गांव के लोग रोटियां लगवाने के लिए आ जाएंगे। बेटी, अपनी छोटी बहन को भी साथ ले जाओ। अकेले इतना काम करती हो, थक जाओगी। नहीं माँ, वो दोनों अपनी पढ़ाई कर रही हैं। दोनों व्यस्त हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। और वैसे भी तंदूर गरम करके उस पर रोटियां लगाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं आसानी से ये काम कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बेटी। तुम मुश्किल वक्त में अपनी माँ और बहनों का सहारा बनी हो। भगवान तुम्हारा नसीब रोशन करे। रेखा अपनी माँ से दुआएं लेते हुए मुस्कुराते हुए घर से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने घर से कुछ लकड़ियां उठाई और बाहर तंदूर पर आग जलाई। उसने तंदूर घर के साथ पिछली तरफ लगा रखा था। आज लकड़ियां तो बहुत ही कम है। एक काम करती हूँ, जंगल से कुछ और लकड़ियां भी लेकर आ जाती हूँ। जंगल से लकड़ियां वापस लाते हुए काफी देर गुजर गई थी। वो थक भी गई थी, मगर उसके चेहरे पर थकान को नजर आने नहीं दिया। गरम गरम रोटियां लगवा लो, नरम नरम रोटियां लगवा लो। जो मेरे हाथ की रोटी खाए वो हमेशा ही मेरी रोटी को याद रखे। रेखा तंदूर के पास खड़ी होकर हमेशा की तरह ये जुमले बोल रही थी। गांव की औरतें उसके पास आने लगी थी। सच कहती हो रेखा, तुम्हारे हाथ की बनी हुई रोटी खाकर तो पेट भर जाता है, जबकि यही रोटी जब हम घर में बनाते हैं तो 10-10 रोटियां भी बनाते हैं, तब भी बच्चों का पेट नहीं भरता। हाँ रेखा बहन, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे हाथ में तो ऊपर वाले ने पता नहीं कौन सा जादू रखा है। इतनी मजे की रोटी बनाती हो और इतनी नरम कि उसे खाते ही पूरे शरीर में जैसे शांति सी उतर जाती है। रेखा मुस्कुराते हुए उनकी बातों को सुन रही थी, साथ साथ रोटियां भी लगा रही थी। भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। जैसे तुमने अपने माँ को संभाला, वो हम गांव वालों से छिपा हुआ नहीं है। मुश्किल वक्त में दूसरों के सामने हाथ फैलाने की बजाय तुमने मेहनत करना ज्यादा अच्छा समझा। माँ जी, मेहनत में ही तो बरकत है। अगर मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊंगी तो दूसरे लोग कब तक मेरी मदद करेंगे, और इस तरह से मैं अपनी इज्जत भी खो दूंगी। मेहनत करने से तो कोई शर्म नहीं है, और मुझे अपने हाथ से रोटी कमाकर खाना अच्छा लगता है। सभी औरतें बारी बारी रोटियां लगवाकर चली गई थी। रेखा कुछ रोटियां अपने घर में लाई और फिर अलग से एक बर्तन में खाना रखा। माँ, तुम तीनों खाना खा लेना, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाती हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी? हमारे साथ खाना खाओ। अभी तुम बाहर से थकी हुई आई हो, अभी फिर बाहर जा रही हो। बेटा, आराम करो, खुद पर इतना जुल्म क्यों करती हो? अरे माँ जी, मैं साधु बाबा के पास जा रही हूँ। रोजाना इस वक्त उन्हें खाना देती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो ठीक है बेटी, तुम जाओ, जल्दी वापस आ जाना। जब तक तुम घर नहीं होगी मुझे परेशानी रहेगी। जंगल में तो बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, अपना ध्यान रखना। रेखा अपने हाथ में एक छोटी सी लाठी लेकर
जंगल की तरफ आ गई थी। अरे, साधु बाबा की झोपड़ी तो खाली है। वो कहाँ चले गए? मुझे देखना होगा, यही करीब ही होंगे, कहीं बैठकर तपस्या कर रहे होंगे। रेखा चलते हुए थोड़ा सा दूर आ गई थी। तभी उसने पेड़ के नीचे साधु बाबा को बैठा हुआ देखा था। आ जाओ रेखा बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी साधु बाबा, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है भोजन। साधु बाबा ने भोजन खाते ही रेखा की बहुत तारीफ की। तुम्हारे हाथ में ऊपर वाले ने एक अलग तरह का ही स्वाद रखा है। तुम्हारी हाथ की बनी हुई हर चीज इतनी स्वादिष्ट होती है कि इंसान तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। रेखा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। बेटी तुम जितनी अच्छी हो, जितनी नेक हो, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम्हें ऐसा पति दे जो तुम्हें रानी बनाकर रखे। और मुझे यकीन है कि तुम किसी महल की रानी बनकर ही अपना जीवन गुजारोगी। अरे साधु बाबा, मुझ जैसी लड़कियां दासी तो बन सकती है, मगर रानी नहीं बन सकती। मैं भला किसी महल में रानी बनकर कैसे रह सकती हूँ? और कोई राजकुमार मुझसे शादी क्यों करेगा? रेखा सांवले से रंग की लड़की थी, जिसका कद भी छोटा था। वो सुंदर नहीं थी। बेटा तुम ये अपनी बाहरी सुंदरता को देखकर यह बात कर रही हो, मगर मैंने तुम्हारा मन देखा है। तुम्हारा मन कितना साफ है, कितना अच्छा है, और साफ नीयत की लड़की हो तुम। तुम्हारे जैसे लोगों को ऊपर वाले बहुत रहमत से नवाजता है। तुम क्या जानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें किस चीज से नवाजा है, तुम्हें कौन सा वरदान दिया है। अब की बार रेखा चौंकी थी। साधु बाबा, आपके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं। आप वो सब भी जानते हैं जो कोई दूसरा नहीं जानता, और आप अगर देने पे आए तो बहुत सा ज्ञान और वरदान भी दे सकते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ बेटा, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, मगर उन सबके मन में लालच था, इसलिए मैंने उन्हें खुद से कोई फायदा नहीं दिया। मगर तुम उन सब से अलग हो, बिना किसी लालच के तुम मेरे पास आई हो, मेरी सेवा की, और अब मैं तुम्हें एक बहुत खास चीज देना चाहता हूँ। रेखा तो हैरान ही रह गई थी। कौन सी खास चीज साधु बाबा, मुझे बताइए। साधु बाबा ने अपनी चादर से एक सफेद रंग का पत्थर निकालकर रेखा के हाथ पर रखा था। ये तो एक पत्थर है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा यह आम पत्थर नहीं है, यह बहुत खास है। इसमें क्या खास बात है, क्या आप मुझे बताएंगे? मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी इसका सही समय नहीं आया। यह पत्थर सिर्फ तुम्हारे हाथ में आकर ही कीमती पत्थर बन सकता है। अगर तुम्हारे अलावा कोई भी इसे छुएगा तो यह पत्थर उसे फायदा नहीं देगा, इसीलिए तुम इस पत्थर को संभाल कर रखना। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही साधु बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? बस इतना जान लो रेखा कि ऊपर वाले ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम यतीम हो और तुम बदसूरत भी हो। अगर तुम मेरी नजर से देखो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अब बहुत हो गई बातें, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारी माँ वहाँ परेशान हो रही होगी, और जो बात मैंने तुम्हें बताई है तुम उस पर गौर करना। रेखा सिर हिलाकर अपने घर आ गई थी। उसे साधु बाबा की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने वो पत्थर संभालकर अपने बक्से में रख दिया था और फिर खुद सोने के लिए लेट गई थी। अगले दिन नाश्ता बना रही थी जब सुनीता और अनीता उसके पास आए। दीदी, हमारे स्कूल में फंक्शन होने वाला है
और कुछ दिनों में हमारा दाखिला भी जाने वाला है। हमें कुछ पैसों की जरूरत है। जितने पैसे थे वो तो खर्च हो गए, माँ की दवा पर और घर के राशन पर। अब जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं तुम लोगों को दे दूंगी। नहीं दीदी, हमें 2 दिनों में पैसे चाहिए। फंक्शन पर अगर हम नहीं गए तो कोई बात नहीं, हम उस दिन घर में रह लेंगे। स्कूल से बहाना बनाकर छुट्टी कर लेंगे। मगर दीदी, दाखिले के तो पैसे देने ही होंगे ना। अगर वो नहीं देंगे तो हमारे स्कूल वाले हमारा दाखिला नहीं भेजेंगे और हमारे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तुम लोग ठीक कह रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की मेहनत बर्बाद हो। मुझे कुछ सोचना होगा। रेखा सोच सोचकर परेशान होती रही, फिर एक नतीजे पर पहुंच गई थी। वो मुखिया जी के घर गई थी। मालकिन जी, मुझे इस घर में काम करना है, क्या मुझे काम मिल सकता है? अरे, तुम तो तंदूर पर रोटियां लगाकर बेचती हो। तुम्हारा तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। तुम्हें क्या जरूरत है घर में काम करने की? बस कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी। दोनों बहनों का दाखिला जाना है और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सोचा कि कुछ दिन आपके घर काम करूं तो जो पैसे बनेंगे उनसे दोनों की जरूरत पूरी कर लूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे भी नौकरानी की जरूरत थी हमें। चलो चलो, तुम आ गई। अब तुम सफाइयाँ करने के साथ साथ खाना बनाने का भी काम करोगी और शाम के बाद ही इस घर से जाओगी। शाम को तो मैं तंदूर पर रोटियां लगाती हूँ। अब तो फिर मुझे और भी ज्यादा देर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से ही दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लूंगी। मालकिन की पुरानी नौकरानी रूपा ने जब रेखा को यहाँ देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे, ये यहाँ पर भी आ गई। पहले ही इसने गांव वालों को अपनी हाथ की रोटियां खिला खिला कर उन पर जादू किया हुआ है। अब अगर इसने हवेली में अच्छा खाना बनाकर इन लोगों को भी अपने वश में कर लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये लोग तो फिर मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। सब लोग तो वैसे भी मेरा काम पसंद नहीं करते। अब मैं क्या करूं? रेखा ने बहुत दिल लगाकर खाना बनाया था। रेखा, अगर सब लोगों को तुम्हारा खाना पसंद आया तो खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और इसके मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। तुम बाकी कोई काम मत करना, बस खाना बना दिया करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने साल इस हवेली को मैंने दिए हैं और अब मेरी जगह पर ये रेखा आ गई है। इस रेखा को तो मैं यहाँ से निकलवा दूंगी। रूपा ने सारा खाना खराब कर दिया था। किसी में नमक डाल दिया तो किसी में चीनी। जब मुखिया जी खाना खाने लगे तो गुस्से में आ गए। आज खाना किसने बनाया? खाने में इतना तेज नमक? अरे पतिदेव, आज रेखा ने खाना बनाया है। इसने पहली बार यहाँ खाना बनाया है तो इसीलिए गलती हो गई होगी। आप ये खाना ले लीजिए, मुझे यकीन है इसने ये अच्छा बनाया होगा। मालकिन जी रेखा को गुस्से से घूर रही थी। रेखा सर झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने तो नमक बिल्कुल कम डाला था, फिर खाने में नमक तेज कैसे हो गया? इसमें तो बहुत तेज मिर्ची है, मैं नहीं खा सकता ये। आज से पहले खाना कौन बनाता था? रोजाना रूपा खाना बनाती थी। मैंने ये रेखा के हाथ के स्वाद की बहुत तारीफें सुनी थी, इसीलिए मुझे लगा कि वो अच्छा खाना बनाएगी। आज के बाद खाना हमेशा रूपा ही बनाएगी। अगर कल मुझे ऐसा खाना दोबारा मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुखिया जी गुस्से में खाना छोड़कर उठ गए थे। मालकिन को रेखा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तुम्हें कहा भी था, अगर काम खराब कर दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हें आज के दिन की कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, यही तुम्हारी सजा है।
मगर मालकिन जी, मैंने पूरा दिन इस घर में काम किया है, मेहनत की है। आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हैं? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही तुम्हें मुझसे मसला है तो कल से काम पर मत आना। नहीं नहीं मालकिन जी, मुझे आपके पास काम करना है। ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मुझे एक दिन की तनख्वाह मत दीजिएगा, मगर आगे जो भी काम करूंगी मुझे रोजाना के पैसे दे दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब कल से तुम खाना नहीं बनाओगी, खाना रूपा ही बनाएगी। तुम बस घर की साफ सफाई करोगी, तुम बस घर की सफाई किया करोगी। तुम्हारी तो मैंने बहुत तारीफ सुनी थी, मगर तुम तो कोई काम ढंग का नहीं करती हो। रेखा के जाने के बाद रूपा खुलकर हंसती थी। बड़ी आई मेरी जगह लेने वाली, अब मैं इसे इस घर से हमेशा के लिए निकलवा दूंगी। कितनी अरसे से मेरी मालकिन जी की चूड़ियों पर नजर है, अब कल मैं वो चूड़ियां चुरा लेती हूँ और इल्जाम रेखा पर लगा दूंगी। कौन सा रेखा के परिवार में कोई है जो उसके लिए बोलेगा? वो तो अकेली है, उसका साथ देने के लिए तो कोई है ही नहीं। अगले दिन जब रेखा वहाँ पर आई तो रूपा मालकिन जी के कमरे से चूड़ियां चुरा चुकी थी और फिर उन्हें अपने घर जाकर छिपा दिया था। सारे घर में अच्छे से सफाई कर दो रेखा, मेरे कमरे की भी अच्छे से सफाई करना। ये रूपा खाना तो शायद बना देती है, मगर सफाई सही से नहीं करती। बेड के नीचे कमरे के कोने में धूल मिट्टी पड़ी रहती है। अच्छा, अब इसके सामने मेरी बुराइयां होंगी। चलो कोई बात नहीं, इसका तो मैं बंदोबस्त कर ही चुकी हूँ। पूरे घर की रेखा ने सफाई की थी, सारा घर चमचम कर रहा था, कहीं पर धूल मिट्टी नहीं थी। अरे वाह, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है, पूरा घर तुमने साफ सुथरा कर दिया। अब एक काम करो, किचन में जाकर रूपा की मदद करवा दो। आज शाम को मेरे बेटे का जन्मदिन है तो बहुत सारे लोग आएंगे, मैं तैयार हो जाऊं। मालकिन अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। जब उसने अपनी सोने की चूड़ियां पहनने के लिए बाहर निकाली तो उसकी चीख निकल गई कि वहां से सोने की चूड़ियां गायब थी। मेरी चूड़ियां कहाँ गई? किसी ने मेरी चूड़ी चुराई है। मालकिन जी की चीख पुकार सुनकर सभी लोग वहां पर आ गए थे। उसी वक्त मुखिया जी भी घर आए। क्या हो गया मालकिन, क्यों गुस्से में चिल्ला रही हो? पतिदेव, मेरे सोने की चूड़ियां किसी ने चुरा ली है और मुझे लगता है ये काम इस रेखा ने किया है। इसको पैसों की जरूरत भी थी और यही है जो इस घर में नई आई है। यही आज मेरे कमरे में आई थी और इसने मेरे कमरे की सफाई की थी। मुझे लगता है ये काम इसी ने किया होगा। बाकी नौकर तो कितने अरसे से हमारे पास रह रहे हैं। कहाँ है मेरे सोने की चूड़ियां? अभी के अभी मेरी चूड़ियां मुझे वापस दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं मालकिन जी, मुझे नहीं पता आपकी चूड़ियां कहाँ है, और आप भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। जुबान चलाती हो, एक तो गुनाह करती हो और उस गुनाह को मानने की बजाय उसे छिपा रही हो। तुम चूड़ियां यहाँ पर लेकर आती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मुझसे कसम ले ले मुखिया जी, जो मैंने चोरी की हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जिंदगी में कभी किसी की चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ मगर चोर नहीं हूँ। रूपा धीरे दिल में हंस रही थी। मुझ पर तो कोई शक नहीं कर सकता, कोई जान ही नहीं सकता कि ये काम मैंने किया है। मैं तो कितने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, इन लोगों का नमक खाया है। ये लोग मुझ पर आंखें बंद करके यकीन रखते हैं। आप लोग मेरे घर की तलाशी ले ले, मेरे सामान की तलाशी ले ले। अगर आपको कहीं से चूड़ियां मिलती है तो फिर आप जो सजा मुझे देंगे मुझे कबूल है।
मुखिया जी ने अपने एक आदमी को रेखा के घर भेजा था ताकि उसके घर की तलाशी ले सके। शाम हो गई थी। वो आदमी वापस आया। सरदार, मैंने पूरे घर में तलाश ली मगर वह चूड़िया कहीं पर नहीं मिला। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं नहीं जानती हूँ चूड़िया कहाँ पर है। तभी मुखिया जी का आदमी कहने लगा, मुखिया जी, एक काम करते हैं। मुखिया जी, अगर आप कहे तो मैं साधु बाबा को घर के अंदर लेकर आ जाऊं। आप जानते हैं कि साधु बाबा वो सब कुछ भी बता देते हैं जो कोई आम इंसान नहीं बता सकता। हाँ ठीक है, साधु बाबा को बुलाकर ले आओ। आप तो घर में मेहमान भी आने वाले हैं और इस नौकरानी से अपना ही तमाशा लगाया हुआ है। थोड़ी देर बाद ही साधु बाबा वहाँ पर आ गए थे। रेखा उन्हें देखकर रोने लगी थी। वो उनके पास चली गई। देखिए साधु बाबा, मेरे साथ क्या हो रहा है। इन लोगों ने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया है। मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे बुरा कहेगा। जो उसके मुंह में आएगा वो बोल देगा और मुझ पर कोई भी इल्जाम लगा देगा। मैं यतीम हूँ, इसीलिए मेरे सर पर मेरे पिता का साया नहीं है, इसीलिए मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए। रेखा बुरी तरह से रोई जा रही थी। साधु बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा हुआ था। लड़की, अपनी हद में रहो। हमने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। अगर तुमने चूड़ियां नहीं चोरी की तो फिर किसने चोरी की है, पता तो चले। साधु बाबा ने रूपा की तरफ देखा। भलाई इसी में है लड़की। तुमने जो चीज यहाँ से चुराई है उसे वापस लेकर आ जाओ, वरना ये लोग अगर तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। रूपा बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया साधु बाबा। देखो लड़की, चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है और इसका इल्जाम किसी दूसरे पर लगाना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर तुम अपने गुनाह को मान जाओगी, माफी मांग लोगी, तो ऊपर वाला भी तुम्हें माफ कर देगा। वह चूड़ियां तो तुम्हारे घर से अभी के अभी बरामद हो जाएगी। ये साधु बाबा तो सच में बहुत पहुँचे हुए हैं। ये तो मेरे बारे में वो बात भी जान गए हैं जो मैंने सबसे छिपाई है। अब रूपा ने अपनी गलती मान ली थी। उसने सब लोगों से माफी भी मांग ली थी। मैं बस रेखा को सबकी नजर में गिराना चाहती थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं आप लोग रेखा को इस घर में नौकरी पर ना रख ले। अब तो हम तुम्हें अब इस घर में कभी नहीं रखेंगे। मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें, मगर साधु बाबा के कहने पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। अब तुम इस घर में नहीं आओगे। रूपा ने वो चूड़ियां वापस कर दी थी। वो रोते हुए वहां से वापस चली गई। अब मुझे भी इजाजत दे, मुझे भी यहाँ पर काम नहीं करना। क्यों रेखा, अब तो सारी बातें सबके सामने आ गई है। अब तुम्हें यहाँ पर काम क्यों नहीं करना? बस अब मेरा इस घर से दिल टूट गया है। अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। इतने सालों से मैं इस गांव में रह रही हूँ, आज तक कभी गलत व्यवहार नहीं किया, मगर इस सब के बाद भी आपने मुझ पर शक किया, सिर्फ इसीलिए कि मैं यतीम हूँ, गरीब हूँ। तो मेरे लिए गुनाह करना आसान है। हम अपने बर्ताव की तुमसे माफी मांगते हैं रेखा, हमें माफ कर दो। मैंने आपको माफ कर दिया। मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलत बात नहीं है, मगर अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी। मालकिन जी ने रेखा को 1 दिन के पैसे दिए। रेखा वहाँ से बाहर आ गई थी। आप तो कहते थे साधु बाबा कि मेरा नसीब बहुत रोशन है, भगवान मुझे वो सब देने वाला है जो किसी आम लड़की के पास नहीं है। वह वक्त अब करीब आ गया है बेटी। बस ये समझ लो कि भगवान तुम्हें एक बुलंद मुकाम देने वाले हैं। जो मुकाम तुम्हें भगवान देने वाला है उसके लिए तुम्हें इस तपती हुई भट्टी में तैयार कर रहा था। ये तुम्हारी जिंदगी के अकेलापन, ये दुख, ये सब नेवते हैं। ये सब तुम्हारे लिए सजा नहीं है। और अब तुम खुद भी यह बात मानोगी कि ऊपर वाले ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। और वो जो आपने मुझे
पत्थर दिया था साधु बाबा, उस पत्थर का क्या? वह पत्थर तुम्हें अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखाएगा। इस पत्थर में एक और भी खास बात है जो खुद ही तुम्हें पता चल जाएगी, और फिर उसके बाद तुम्हें अपनी समझदारी से काम लेना होगा। रेखा घर आ गई थी। उसे साधु बाबा ने भी कुछ पैसे दिए थे। वो पैसे उसने अपनी बहनों को दे दिए तो उन्होंने अपना दाखिला दे दिया था। उसकी दोनों बहनें बहुत खुश थी, मगर रेखा दिल ही दिल में उदास भी थी। उसी गांव में राजा प्रताप सिंह अपने राजकुमार अनुज के साथ रहते थे। हकीम जी, या तो मेरा बेटा 18 साल का हो गया है। आपने कहा था जब मेरा बेटा इतने साल का हो जाएगा तब यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मगर अभी तक मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। इसका क्या होगा? राजा साहब, माफी चाहता हूँ। मैंने इतने साल तक राजकुमार का इलाज करता रहा, मगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर सका। मुझे लगता है ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कोई और ही चमत्कार है। कैसा चमत्कार हकीम साहब? आप खुलकर बताएं। मुझे लगता है कि आपके राजकुमार पर किसी भूत प्रेत का साया है। उन पर किसी की बुरी नजर या फिर कोई श्राप है। अब ये तो कोई तांत्रिक ही बता सकता है। मेरे बस में जो था मैंने वह किया। मगर आपने तो कहा था कि जो जड़ी बूटियां आप राजकुमार को पिला रहे हैं, उन जड़ी बूटियों से वह ठीक हो जाएंगे। महाराज, मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहा था। मेरे बाप दादा ने इसी तरह से लोगों का इलाज किया। ऐसे मरीज ने शाम के बाद नजर आना बंद हो जाता था। उन बच्चों को बचपन से ही जड़ी बूटियां पिलाई जाती थी, और जब वह बड़े होते थे 18 साल तक वह पूरी तरह से ठीक हो जाते थे। मगर राजकुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह भगवान की तरफ से आपके लिए इम्तिहान है। ठीक है हकीम जी, आप जा सकते हैं। राजा ने हकीम को वहां से भेज दिया था और फिर अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री जी, आप उस तांत्रिक को मेरे पास लेकर आए जिसने राजकुमार को देखते ही कहा था कि उन पर कोई साया है। कुछ समय पहले ही महल में एक तांत्रिक आया था। उसने बताया था कि राजकुमार पर किसी भूत प्रेत का साया है, मगर तब राजा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। राजकुमार को बचपन से एक बीमारी थी। उसे शाम के बाद नजर आना बंद हो जाता था, और जब सुबह की रोशनी होती तो उसे दोबारा से नजर आने लगता। राजा अब उसे सिंहासन पर बिठाकर उसकी ताजपोशी करके उसे राजा बनाना चाहते थे, और उसके लिए राजकुमार का सेहतमंद होना बहुत जरूरी था। मंत्री तांत्रिक को लेकर महल में आ गया था। मैंने आपसे कहा भी था राजा साहब कि राजकुमार का इलाज करवा लें, मगर आपने तब मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। अब आप मुझे खुलेआम बताएं कि क्या मामला है। मेरे राजकुमार पर किसका साया है? आपके राजकुमार को एक भूत की नजर लगी है। राजकुमार बहुत सुंदर थे। जब वह पैदा हुए तो एक भूत ने उन्हें देख लिया था। उस वक्त वह भूत एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उस भूत ने खिड़की से राजकुमार को देखा। तब राजकुमार को उस भूत की नजर लगी, और यूं राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई, और उन्हें शाम के बाद नजर आना बंद हो गया। यह तो बहुत खतरनाक बात है। अब इसका इलाज क्या किया जाए? इसका इलाज सिर्फ एक ही है, और वो यह है कि राजकुमार काले झील पर जाकर स्नान करेंगे, तब वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। काली झील? मगर वह कहाँ है? वह उत्तर के वासियों में है। वहां तक जाना इतना आसान नहीं है। रास्ते में जंगल भी आते हैं, रेगिस्तान भी आते हैं। कितने दिन वहां पर जाते हुए लग जाते हैं। आप मुझसे सारा सफर बता दे, मैं खुद अपने राजकुमार को वहां पर लेकर जाऊंगा।
नहीं महाराज, आप राजकुमार के साथ नहीं जा सकते। राजकुमार को इन सफर पर अकेले ही जाना होगा। अगर आप या कोई और उसके साथ गया तो राजकुमार को कोई फायदा नहीं होगा। मगर राजकुमार अकेले कैसे जा सकते हैं? उसे तो शाम के बाद नजर ही नहीं आता। और अगर जंगल में जंगली जानवरों ने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो? ऊपर वाले पर यकीन रखें महाराज, आपको यह खतरा मोल तो लेना ही होगा अपने राजकुमार को ठीक करने के लिए। उन्हें इस कठिनाई में डालना ही होगा। ये सब राजकुमार ने भी सुन लिया था। राजकुमार पिता के पास आया। मैं भी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ। अब तांत्रिक बाबा ने जो भी कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे ठीक होना है। राजा बनकर इस राज के लोगों की सेवा करनी है। इसके लिए तो मेरा ठीक होना बहुत जरूरी है। मगर बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी रहेगी। आप ऊपर वाले पर यकीन रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वह आपके दिल को शांति देगा और आप देखिएगा मैं जल्द ही बिल्कुल ठीक होकर आपके पास आ जाऊंगा। राजकुमार ने अगले ही दिन सफर शुरू कर दिया था। वो दिन के वक्त सफर करने लगता और रात को फिर एक जगह पर रुककर आराम करता। उस दिन रेखा वो पत्थर लेकर जंगल में आई थी। आज तो बहुत देर हो गई। मैं साधु बाबा को खाना देने के लिए पहले नहीं आ सकी। साधु बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मगर साधु बाबा अपनी झोपड़ी में नहीं थे। रेखा ये देखकर परेशान हो गई। वो साधु बाबा को तलाश करने लगी। साधु बाबा, कहाँ है आप? साधु बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। रेखा चलते चलते एक पेड़ के पास आ गई थी। वहाँ पर उसने किसी आदमी को बैठा हुआ देखा था। अरे, ये कौन है? साधु बाबा, क्या आप हैं ये? राजकुमार ने लड़की की आवाज पर अपनी आंखें खोल दी तो वो हैरान परेशान रह गया था। लड़की के हाथ से रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में राजकुमार जहाँ भी देख रहा था उसे साफ नजर आ रहा था। लड़की, इधर आओ। यह तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे याद दो। रेखा तो हैरान परेशान रह गई थी इस लड़के को इतनी रात को जंगल में देखकर। आप कौन है? और ये बहुत कीमती पत्थर है। ये मुझे किसी ने तोहफा दिया था। ये मैं आपको क्यों दूं? मैं राजकुमार अनुज हूँ। एक सफर पर निकला हुआ हूँ। राजकुमार ने रेखा को अपनी बीमारी के बारे में बताया और फिर उससे पत्थर मांगा। ठीक है, ये पत्थर आप ले लें। जब राजकुमार ने पत्थर अपने हाथ पर रखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पत्थर की रोशनी बंद हो गई थी। अरे ये क्या? मेरे हाथ में आकर पत्थर ने रोशनी देना बंद कर दिया और तुम्हारे हाथ में तो ये रोशनी दे रहा था। अब रेखा ने दोबारा अपने हाथ में लिया तो फिर से पत्थर रोशन हो गया और राजकुमार को उस रोशनी में रास्ता नजर आने लगा। देखो लड़की, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? बताओ मुझे। अब राजकुमार ने सारी बात रेखा को बताई थी। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात पर ऐतराज नहीं है, मगर मेरी माँ और बहन मेरे बिना उदास और परेशान हो जाएंगी। देखो, मैं जिस काली झील पर जाना चाहता हूँ वह अब यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। अगर हम रात को भी सफर करें तो हम सुबह होने से पहले वहाँ पर पहुँचकर वापस भी आ सकते हैं। बस तुम मेरी मदद कर दो, मुझे उस झील के पास लेकर चलो। मैं कितने दिनों से सफर पर निकला हुआ हूँ और आज इस गांव में पहुँचा हूँ। हाँ, मैंने सुना है इस काली झील के बारे में। वो तो उत्तर की तरफ है। उसका फासला थोड़ा सा ही रह गया है, मगर वो जगह तो बहुत अजीब है। वहाँ पर तो कोई भी नहीं जाता। मगर मेरा इलाज इस काली झील में ही है। इसके पानी से स्नान करके मैं ठीक हो जाऊंगा।
बस एक बार तो मेरी मदद करो। तभी वहां पर साधु बाबा आ गए थे। राजकुमार की बात मान लो रेखा, और राजकुमार के साथ यह सफर कर लो। इस तरह से राजकुमार की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तुम अक्सर मुझसे पूछती थी ना, यह पत्थर किस काम का है और तुम्हारी जिंदगी में क्या फायदा है। अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साधु बाबा की बात मानकर रेखा राजकुमार के साथ सफर पर चल पड़ी थी। रास्ते में जंगली जानवर भी आए, जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर उस पत्थर की रोशनी ने उन सभी जानवरों को उनसे दूर रख दिया। मैं नहीं जानती थी कि इस पत्थर की रोशनी में इतनी शक्ति है जो इन जंगली जानवरों को हमसे दूर रखेगी। यह पत्थर तो चमत्कार है, भगवान का करिश्मा है। भगवान का शुक्र है कि मुझे तुम मिल गई और मेरा बाकी का सफर आसानी से कट गया। वो लोग झील पर पहुंच गए थे। राजकुमार ने झील के पानी से स्नान किया। वो जब वापस आया तो बहुत खुश था। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है रेखा। अगर तुम आज ना होती तो शायद यह सब ना होता। इस सब में मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने सब लिखा ही इसी तरह से था। अब जल्दी से वापस चले, मुझे अपने घर जाना है। मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी। रेखा अपने घर वापस आ गई थी और राजकुमार अपने महल चला गया था। राजकुमार ने अपने पिता को सारी बात बताई थी। हम खुद इस लड़की के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करेंगे जिसने हमारे बेटे की इतनी मदद की है। पिताजी, वह लड़की बहुत भाग्यशाली है। मेरे लिए तो वह ऊपर वाले की तरफ से इनाम बनकर इस दुनिया में भेज दी गई है। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को हमेशा के लिए मैं अपने जीवन में शामिल कर लूँ, उससे शादी कर लूँ, उसे इस महल में रानी बनाकर रखूँ। जैसी लड़की की मुझे तलाश थी वह लड़की वैसी ही है। मगर बेटा, वह तो कोई गरीब लड़की है, जबकि मैं तो तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी के साथ करना चाहता था। पिताजी, अब मैंने फैसला कर लिया है। शादी करूंगा तो रेखा से। जो खूबियां मुझे अपनी पत्नी में सोची थी वह सभी खूबियां रेखा में है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश है मैं वैसा ही करूंगा। राजा ने जब रेखा की माँ से राजकुमार और रेखा की शादी की बात की तो रेखा तो खुशी से रोने लगी। मुझे याद है, साधु बाबा हमेशा यही कहते थे कि मैं रानी बनूंगी, महल में राज करूंगी, अपने परिवार वालों की किस्मत बदल दूंगी। साधु बाबा की बात सच साबित हो गई है। राजकुमार ने रेखा के साथ शादी कर ली थी और उसके परिवार को भी अपने महल में रख लिया था। अब वो सभी हंसी खुशी रहने लगे थे।